हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों मैं फिर से आईसीएआर का एक और पेपर लेकर के आ चुका हूं। टेक्निकल असिस्टेंट का जो पेपर 28 फरवरी 2022 को सेकंड शिफ्ट में लिया गया था उसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन आए हैं पूरे 25 क्वेश्चन एसएससी के जैसे पूछे गए हैं, तो पूरे 25 के 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, डीआई भी पूछी गई है, एडवांस भी पूछा गया है, अरिथमेटिक भी पूछा गया है। तो पूरी तरह से जैसे सीजीएल सीएचएसएल वगैरह में क्वेश्चन आते हैं सीपीओ में, उसी तरीके के 25 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। आउट ऑफ 25 क्वेश्चन पूरी तरह से जो पैटर्न है वो एसएससी सीजीएल को फॉलो किया है, और इवन कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही कैलकुलेटिव इन्होंने बना दिया और काफ़ी अच्छा खासा आपको क्वेश्चन देखने का मिलेगा, जो आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े कैलकुलेटिव भी लग सकते हैं। तो आप जरूर से, अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हो, एसएससी की अगर आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जरूर से, मैं चाहूंगा कि आईसीएआर जो पेपर लिया है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फरवरी और मार्च के महीने में, उनको आप जरूर से सॉल्व करें, उसकी रीजनिंग सर सॉल्व करें, मैथ सॉल्व करें। मतलब जो भी टॉपिक आए हैं जो एसएससी में भी आती है, जो एसएससी के लिए कॉमन टॉपिक है और आईसीएआर के पेपर में भी आया हुआ है, आप उनको जरूर से सॉल्व कर लें एक बार एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल प्री का पेपर होने से पहले। ठीक है, और मैं अपने एंड से मैथ का सोल्यूशन करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो यूट्यूब पर हो सकता है और भी जगह आपको सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन आप कहीं से एक बार सोल्यूशन देख करके या खुद से जरूर से अच्छे से इसको रिवाइज कर लें जो भी क्वेश्चन आईसीआर में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग दोस्त पहले से हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, और वीडियो को शेयर किया कीजिए। कुछ बहुत कम लोग हैं जो वीडियो को शेयर करते हैं और लाइक और कमेंट करके जाते हैं। ठीक है, देखने के लिए बहुत लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं और कमेंट भी कम लोग करते हैं, लेकिन मैं बस आपसे यही चाहता हूं कि आप कमेंट और लाइक जरूर करें, शेयर भले ही ना करें लेकिन कमेंट और लाइक जरूर करें। ठीक है, और अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है इसकी, तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप, ये जो लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं एनके मैथ्स नंदू कुमार, इस नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें वहां पर, यानी कि ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करें, और आप साथ साथ वीडियो के साथ साथ खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जिन्होंने खुद पेपर दिया है आईसीएआर का या फिर एनवीएस का अगर पेपर दिया है दोस्तों, आपने अभी नवोदय विद्यालय के लिए नॉन टीचिंग पोस्ट का जो पेपर हुआ है अभी मार्च में, 8 से 12 मार्च तक पेपर चला था शायद, या 11 मार्च तक, तो आप लोग के पास अगर इनमें से किसी का भी अगर आंसर की है, आपने पेपर दिया है, तो अपने आंसर की पीडीएफ हमारे पास जरूर सेंड करें। पीडीएफ सेंड करने के लिए जो लिंक है टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन अपने पास ये है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन क्वालिटी थोड़ी लो है, आपको शायद लो देखने को मिले, और देखने में अगर आपको प्रॉब्लम है, विजुअलिटी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देन प्लीज यू हैव टू वॉच दिस वीडियो इन अ गुड पिक्सल साइज लाइक 360p और अबव 480p और 720p। ठीक है, यानी कि अगर आपको वीडियो को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कम से कम वीडियो को 360 पिक्सल पे या फिर 480 जो पिक्सल होता है या 720 पिक्सल होता है, इनमें से किसी पर आप वॉच करें, तब आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। ठीक है, मेरा लिखा हुआ तो आप 240 पिक्सल पे भी देखेंगे तो अच्छे से देख पाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन लिखा गया है उसको सही से देखने के लिए आप जरूर से 480p या उससे प्लस पे देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अपने पास है, देखो दोस्तों कि 360 मीटर की ऊंचाई पर हवा में स्थिर एक हेलीकॉप्टर से देखे जाने पर यह पता चलता है कि दो जलयान समान दिशा में उसी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर से देखे जाने पर जलयानों का ये जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो जलयानों के बीच की दूरी कितनी है। देखिए इंग्लिश वाले लोग नीचे इंग्लिश में लिखा है, आप प्लीज पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए मैं फिगर बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक हवाई जहाज है या फिर हेलीकॉप्टर है, ये ऊपर उड़ रहा है। लेट से हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पे उड़ रहा है, ये अपना हेलीकॉप्टर हो गया। ठीक है, हेलीकॉप्टर की हाइट कितनी है, तो आप बोलेंगे ये 360 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, ये 360 मीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये भी बोला है कि इसकी तरफ दो जलयान आ रहे हैं, यानी कि लेट से दो बोट आ रहे हैं इसकी तरफ। ठीक है, एक बोट को हम यहाँ पे ले लेते हैं और दूसरी बोट को हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखिए बात समझिए, ये यहाँ पर पहला बोट है, दिस इज B1 एंड दिस इज B2, ये दूसरा बोट है। दोनों के लिए जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, देखो ये मत समझना कि यहाँ पर ये अवनमन कोण लिखा है। ठीक है, अवनमन कोण से कोई दिक्कत नहीं है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहे या एंगल ऑफ एलिवेशन कहे, सेम केस बन जाता है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट इसको अवनमन कोण से उन्नयन कोण ले लिया है, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन ले लिया है। तो ये हो गया 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, और हमसे पूछ रहा है कि B1 B2 की वैल्यू बता दो, B1 B2 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है।
दोनों जहाजों के बीच की दूरी। अब बात समझिए, देखो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है पहले से हाइट एंड डिस्टेंस, तो आप बोले कि यहाँ पर ये 60 के सामने अगर 360 डिग्री है तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल आएगा। अब देखिए अगर 60 डिग्री के सामने ये 360 है तो 30 के सामने कितना होगा, उसका अपॉन रूट थ्री, यानी कि ये होगा 360 अपॉन रूट थ्री। ठीक है, अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, ये कहां से कहां तक का डिस्टेंस हो गया, ये हो गया ए से B1 तक का डिस्टेंस। ऐसे ही अब मैं बात करूं ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल AH और B2 की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें आप बोले कि ये 30 डिग्री है। ठीक है, और 30 डिग्री के सामने वाली जो वैल्यू है ये 30 के सामने है ना, 30 के सामने कितना वैल्यू है 360। तो अगर नीचे 30 डिग्री का एंगल है तो ऊपर 60 डिग्री का एंगल होगा, और 30 के सामने 360 है तो 60 के सामने उसका रूट थ्री टाइम्स होगा, यानी कि ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 रूट थ्री। बस हमसे B1 B2 पूछा था, तो B1 B2 कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को माइनस कर दो, 360 रूट थ्री और माइनस 360 अपॉन रूट थ्री। अगर 360 को आप कॉमन ले लोगे तो ये 360 और इंटू बचेगा, तीन में से एक जाएगा तो 2 बटा रूट तीन। तो तीन से कितनी बार में कट सकता है, 120 बार में, तो 120 गुना ये 240 और रूट थ्री बचेगा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि रूट थ्री का अगर आप रेशनलाइजेशन करोगे ऊपर रूट थ्री एक चला जाएगा, मैंने डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये आंसर आएगा। ठीक है, और आपको भी इतनी बातें डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बस रेशनलाइज करने लग गए फिर काटने पीटने लगे। एक एक सेकंड की कीमत होती है, ऐसे एग्जाम में ध्यान रखना, खासकर जब एग्जाम कैलकुलेटिव हो तब तो और एक एक सेकंड की कीमत बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ फ्रूट सेलर हैज सम एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेज। The number of apples is 75% more than the number of oranges, and the number of bananas is 60% less than the total number of apples and oranges. By what percentage is the number of bananas less than that of apples? देखो सबसे पहले तो हम रेशियो बना लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज है, तो आप बोलेंगे दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर एप्पल्स हैं, ठीक है, उसके बाद बनानास हैं, और फिर क्या है ऑरेंजेज हैं। पहले ऑरेंजेज लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर अपना बनाना है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले जो था दिस वन इज द नंबर ऑफ एप्पल्स इज 75% मोर देन द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। इट मीन्स इफ ऑरेंजेज आर 100% देन एप्पल्स आर 75% मोर, दिस इज 175। अगर हम इनको कैंसिल आउट कर लें रेशियो को छोटा करने के लिए, तो ये 25 से 7 बार में कटेगा, ये 25 से 4 बार में, तो इसको मैं 40 ले लेता हूँ और इसको 70 ले लेता हूँ। अगर एप्पल्स का नंबर 40 है और ऑरेंजेस का नंबर जो है वो, सॉरी ये 70 है ये 40 है, तो जो बनाना होगा वो कितना होगा, ये है 60% लेस देन टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड बनाना। इन दोनों का टोटल नंबर कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 70 और 40 110, 110 से ये 60% कम है, 110 का 60% कम है यानी कि 40% होगा, तो 110 का 40% कितना हो जाएगा 44, 11 चौके 44, यानी कि 44 है। तो अब आपसे ये पूछा है दोस्तों कि केलों की संख्या सेबों की संख्या से कितने परसेंट कम है। केलों की संख्या यानी कि 44 70 से कितने परसेंट कम है बता दो, तो आप बोलेंगे दोस्तों ये 26 कम है, कितने से 70 से, और इंटू का 100 ये निकालना है, ये जीरो से जीरो कट जाएगा तो ये बचेगा 260 बटा 7, तो ये 7 तियां 21 और कितना बच गया अपने पास 4 और 7 तियां 21, 5 और 0 तो 7 49, यानी कि 37 से शुरू होगा आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कभी भी आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप कोशिश कीजिए कि आधी कैलकुलेशन करके और आंसर तक पहुंचा जाए। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है जरूर से वीडियो को लाइक और कमेंट करके जाना। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोग अभी के टाइम पर देख रहे हैं इसको, ठीक है, जब ये प्ले हो रहा है तो आप जरूर से वीडियो को कंप्लीट देखिए, लास्ट तक देखिए। ठीक है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखनी है तब जाकर के मजा आएगा। ठीक है, वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखना है। जो लोग देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें आप। ठीक है, कम से कम इतना टाइम जरूर बचाया करो कि वीडियो पूरी देख पाओ। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट एंगल B इज 104 डिग्री, द टेंजेंट्स एट A and C मीट एट अ पॉइंट P, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल APC। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है दोस्तों, जो किसी सर्कल के अंदर हो और उसका जो वर्टिसेस हो वो टच करें किसको, सर्कल के सरकमफ्रेंस को, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया अपना। देखिए ऐसा कोई फिगर है, मैंने ऑलरेडी इसको ड्रॉ कर दिया, अब वीडियो को पॉज करके देखिए। इसमें कह रहा है कि ए और सी से जो टेंजेंट्स खींचे गए हैं वो आगे चलकर पी पर मिलते हैं, यानी कि मान लो मैंने इसे ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, ये सी बोल दिया और ये डी। तो जो ए से टेंजेंट खींचा जाता है और जो पॉइंट सी से टेंजेंट खींचा जाता है ये आगे चलकर कहाँ पर मिलता है दोस्तों, ये पॉइंट पी पर आकर के एक दूसरे से मिलते हैं। अब कह रहा है कि जो एंगल बी है वो कितना है 104 डिग्री,
ये अपने पास 104 है और हमसे एंगल APC पूछा है, यानी कि ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखो सबसे पहली बात, आपको यहाँ से इसको मिलाने की जरूरत है, मैं यही मिला देता हूँ। अगर इसको मैं यहाँ से और यहाँ से इसको मिला दूं तो आप देखेंगे कि आपको ये बात पता होनी चाहिए पहले से कि ये अगर मान लो O है सेंटर, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है और जो एंगल टेंजेंट्स के बीच बनता है, इनका जो सम होता है दोस्तों, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितना कोण बनेगा और यहाँ पे जितना कोण बनेगा, उनका योगफल 180 डिग्री होता है। बस इसी का हम यूज करेंगे। तो चलो हम पहले निकाल लेते हैं कि O पे कितना एंगल बनेगा। अगर ये 104 है तो ये एंगल कितना होगा? ये 180 में से 104 को माइनस करके निकल जाएगा, क्योंकि ये बात आपको पता होगी कि चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सीधी भाषा में समझिए, ये 104 होगा तो ये कितना होगा अपना? ये 76 होगा। और आपको ये भी पता होगा कि सरकमफ्रेंस पे यानी कि परिधि पे जितना कोण बनता है केंद्र पर उसका डबल बनता है, तो ये 76 का डबल बनेगा, यानी कि 6 दूना 12, 7 दूना 14 और 1 15, यानी कि ये 152 बना। तो ये कितना बनेगा? 180 में से 152 को माइनस कर दो, तो पहले 2 ही माइनस कर देते हैं तो कितना रह जाएगा अपने पास? लास्ट में 8 आएगा ना, 28 डिग्री फिर बचेगा अपना। ये आंसर होगा। 180 में से 152 को माइनस कर देंगे 28। पार्टनरशिप का है, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये भी। देखो कह रहा है कि ABC ने मिलकर के इस रेशियो में के अनुपात में पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और प्रत्येक तिमाही के अंत में, ठीक है, प्रत्येक तिमाही का मतलब एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है, हर एक 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी को आधा कर लेता है, यानी कि जितना पूंजी लगाया था उसको आधा छोड़ देता है और आधा बाहर निकाल लेता है। और जबकि बी जो है वो अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है, ये अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको डबल कर देता है। और सी अपनी पूंजी को अपरिवर्तित रखता है, यानी कि ये अनचेंज रखता है। ठीक है, वर्ष के अंत में जो कुल लाभ होता है उसमें ए का हिस्सा 2.5 लाख था, तो सी और बी के हिस्सों का अंतर बताएं। बहुत अच्छा। देखो सबसे पहली बात की जो रेशियो है ए बी सी का, ए बी और सी का, उसको पहले ब्रेक कर लो, इसको सिंप्लीफाइड करके लिखो यहाँ पर। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो सबको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 तियां 12, ये 6 दूना 12 और 4 तियां 12, तो ये 3 तियां 9 होगा, यही होगा। अब देखो चूंकि ए 3 बार आधा कर रहा है अपनी वैल्यू को, ए हर एक 3 महीने में क्या कर रहा है? अपनी वैल्यू को आधा कर दे रहा है। तो पूरे साल की बात है तो 4 बार 3-3 महीने आएंगे, 4 साइकिल बनेंगे 3 मंथ्स के, तो 4 बार इसको आधा करने की जरूरत है। तो 4 बार आधा करना है तो क्या करता हूं कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं कि ये अपने लिए इजी बन जाए। ये 8 रहेगा और ये अपना 4 रहेगा और ये कितना रहेगा? 9 2 जा 18। ठीक है, हमने 8 4 और 18 का रेशियो बना लिया कि चलो ये इनकी पूंजी का रेशियो है। अब कह रहा है कि ए अपने हिस्से को क्या करेगा भाई? आधा आधा करते जाएगा हर एक 3 साल, हर एक 3 महीने बाद। तो पूरी 12 महीने में 4 बार इसको आधा करना पड़ेगा, हर एक 3-3 महीने पर ये हाफ हाफ करेगा। यानी कि ये बात समझिए, अगर मैं ये कह दूं कि पहले 3 महीने तक इसका अगर पूंजी 8 था तो अगले 3 महीने तक 4 रहेगा, फिर अगले 3 महीने तक 2 रहेगा और अगले 3 महीने तक ये 1 रहेगा, यही होगा। और हर एक बार 3 महीने का बात है तो मैंने 3 को क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। इज दैट क्लियर? आप इसको ऐसे देखो, बहुत आराम से अगर आप लिखना चाहते हो, बहुत आराम आराम से चलना चाहते हो, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि देखो भाई 8 इसका पूंजी कितने महीने तक चला? 3 महीने तक। फिर अगले 3 महीने में ये पूंजी को आधा कर लेगा, यानी कि 4 चलेगा, फिर अगले 3 महीने तक फिर इसको आधा कर लेगा पूंजी को। इट मीन्स दिस इज 2 एंड दिस इज 3 मंथ्स। आफ्टर दैट इट इज ऑल्सो हाफ, देन इट इज 1 एंड दिस इज 3। ऐसा आप लिखोगे, लेकिन क्या जरूरत है? ऐसा करोगे देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ऐसे यूज कर लेना है। अब देखो यहां से हम रेशियो बनाते हैं, बी की वैल्यू लिखते हैं, तो बी की वैल्यू क्या है भाई? बी डबल करते जाता है, तो बी भी वैसे ही 3-3 महीने पे डबल करेगा। तो हम ये लिख लेते हैं कि बी की वैल्यू अगर पहले 4 है तो अगली बार 8 हो जाएगी, फिर अगली बार 8 का डबल 16, फिर अगली बार उसका डबल 32 हो जाएगा, और ये भी 3-3 महीने के गैप पे करता है, तो यहाँ 3। और सी अपना चेंज ही नहीं करता है, यानी कि ये 18 ही रह जाएगा पूरे 12 महीने तक। पूरे साल की बात है तो यहाँ पर हम 12 लिख लेते हैं, ये 18 ही रह जाएगा। अब देखो 3 कॉमन है तो 3 को मैं कैंसिल आउट कर लेता हूं। यहां से आप बोलोगे कि ये जो 3 है ये काट देते हैं, यहां से ये 3 काट देते हैं और ये काट देते हैं, 4 तियां 12। अब ये कितना बनेगा? आप बोलोगे 8 4 12 और 2 16 और 1 ये 17 बन गया अपने पास। रेशियो ये कितना बना? आप बोलेंगे कि 8 और ये बन गया कितना? 40 और ये 20, 40 और 20 60 बन गया, और ये 18 चौके 72 बन गया। ठीक है, 8 4 12 और 2 16 और 1 17, 12 और 2 14 और 1 15 हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज 15। ये कितना है अपने पास? 15। एक बार आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कैंसिल आउट अगर करना है तो 3 से काट सकते हैं। 3 पच्चे 15, 20 तियां 60 और ये हो जाएगा 24 तियां 72।
ठीक है, ये आएगा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए की वैल्यू अगर 2.5 लाख है तो बी और सी के बीच का गैप बता दो। आप देख लो, ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है, इसकी वैल्यू को ये 2.5 लाख बता रहा है, यानी कि हाफ कर दिया ये, ठीक है, हाफ कर दिया। तो इसका जो गैप है 4, इसको भी हम हाफ कर देंगे, अगर हाफ कर दोगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 लाख आएगा। दिस वन इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 72 स्टूडेंट्स इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज 40% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, द एवरेज स्कोर इन a mathematics test of all the students is 58. If the average score of girls is 50% more than that of boys, then what is the average score of girls? देखो, एलिगेशन डायरेक्ट यूज कर लेते हैं या फिर आप नंबर लाइन मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नंबर लाइन जब मैं सॉल्व करता हूं तो आधे लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए मैं एलिगेशन से सॉल्व कर देता हूं। देखो, यहां पर मैं लिख देता हूं बॉयज और यहाँ पे गर्ल। अगर एवरेज की बात करें तो 50% ज्यादा है एवरेज गर्ल्स का बॉयज से, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं 50% यानी कि आधा, तो अगर बॉयज के लिए मैं 2x रखता हूं तो गर्ल्स के लिए 3x रखना पड़ेगा। 50% ज्यादा यानी कि 2 का आधा, एक ज्यादा होगा तो ये 3x हो जाएगा। और ओवरऑल जो एवरेज स्कोर है दैट इज 58, तो टोटल क्लास की एवरेज स्कोर 58 हो गई, ठीक है। और यहां पर इनके नंबर का रेशियो नीचे लिखना होगा, तो नंबर का रेशियो आपको पता है कि 40% कौन से हैं भाई, बॉयज हैं। बॉयज अगर 40% है तो गर्ल्स कितने बचेंगे, 60%, और रेशियो कितना आ जाएगा इनका 2 और 3 का, तो यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं हम 2 और 3 का। अब आपको पता है कि ये 58 कैसे निकलता है, 58 निकालने के लिए जो तरीका होता है, ये 2x और इंटू 2 यानी कि 4x और 3x और इंटू का 3, तो 3 3 9 और 4, ये कुछ गलत लिख दिया क्या हमने, 40%, अच्छा 40% एक्स्ट्रा था, 40% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स से 40% एक्स्ट्रा, सॉरी ये हमने गलत ले लिया, फिर गर्ल्स से अगर 40% एक्स्ट्रा करना था तो ये हमने गलत लिख दिया। 40% एक्स्ट्रा करने का मतलब क्या है, 40% का मतलब हुआ दोस्तों 2/5, यानी कि गर्ल्स की वैल्यू अगर 5 है तो बॉयज की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 7। तो ये अगर 5 है गर्ल्स के लिए तो ये कितना है 7, तो ये 7 दूना 14x और 3 पच्चे 15x, तो 14 और 15 हो गया 29x, तो ये आ गया 29x अपॉन 7 5 12, तो ये 29 से कट जाएगा 2 बार में, तो x की वैल्यू 12 दूना 24 आ गया, और हमसे 3x की वैल्यू पूछी गई थी, नंबर ऑफ सॉरी स्कोर ऑफ गर्ल्स, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, तो ये 3 और x की वैल्यू 24, दिस इज 72, ये अपना आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 54, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स इज 45 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 14 नंबर्स इज 60, द 9th नंबर इज 3 लेस देन द 10th नंबर एंड द 11th नंबर इज 3 मोर देन द 10th नंबर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9th एंड 10th नंबर्स। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं कि लास्ट में बात जो की गई है ये की गई है किसके बारे में, देखो 9th नंबर, 10th नंबर और 11th नंबर के बारे में बात की गई है। ये पूरी जो वैल्यू है ये वाला, ये गलत चल गया पेन मेरे से, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। ये जो एक्चुअली में यहाँ पर ये बात लिखा है, मेन बात यहीं पर है, पहले इस पर हम फोकस करते हैं कि ये जो लिखा है ये क्या है। देखो, यहाँ पर ये साफ साफ शब्दों में बोला है कि 9th नंबर 3 लेस है 10 नंबर से, और जो 11 नंबर है वो 3 ज्यादा है 10 में से। तो अगर मैं 10th नंबर को दोस्तों x मान लूं तो आप बोलोगे कि 9th नंबर इससे 3 कम है तो ये x माइनस 3 होगा, और 11th नंबर जो है ये 3 ज्यादा है तो ये x प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ये इनकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए, ओवरऑल हम डेविएशन चेक करते हैं कि डेविएशन कितने का आएगा, तो आप बोलेंगे कि देखो पहले से एवरेज था 54, पहली 8 संख्याओं का एवरेज 45 है, तो 54 से ये कितने कम है भाई, तो आप बोलेंगे कि 9 कम है, 8 संख्याएं 9 9 कम है, यानी कि ओवरऑल 72 की कमी आएगी। अगली जो अंतिम 14 संख्याएं हैं उनकी जो एवरेज वैल्यू है वो 60 है, यानी कि ग्रुप के एवरेज से कितना ज्यादा है, देखो ग्रुप का एवरेज 54 था और इनकी एवरेज 60 है, यानी कितना ज्यादा हो गया भाई, 6 ज्यादा हो गया 14 संख्याओं के लिए, तो 14 छक 84 ज्यादा हो गया, यानी कि ओवरऑल गैप आ गया कितने का, 12 का, और ये प्लस में आ रहा है। यानी कि अभी हमने किन किन संख्याओं को नहीं लिया है भाई, 9वीं संख्या को नहीं लिया है, ठीक है, 10वीं संख्या को और 11वीं संख्या को नहीं लिया है, यानी कि इन 3 संख्याओं को अभी हटा भी दें तो एवरेज से 12 ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब इन 3 संख्याओं का जो सम होगा वो इनके एक्चुअल एवरेज के सम से 12 कम ही रहा होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं 9th नंबर, 10th नंबर और 11th नंबर के सम की बात करूं, योगफल की, तो इनका जो योगफल बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे कि 3x योगफल बन रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, देखो एवरेज के हिसाब से योगफल निकालोगे तो 3 संख्याओं में अगर इनका औसत 54 है तो इनका योगफल 54 गुना 3 होना चाहिए था, ठीक है, एवरेज
इनटू में नंबर, यही तो होता है योगफल के बराबर। तो ये होना चाहिए था, लेकिन 12 ज्यादा बाकी सारे नंबर्स ही हैं, तो ये 12 कम होंगे एक्चुअली में। कई बार मैंने एवरेज में ये चीज करा रखा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 से काट दो, 3 से इसको काट देते हैं और 3 चौके 12, तो x की वैल्यू 50 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 50 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे बोला है कि 9वीं और 10वीं संख्याओं का औसत बताओ। 9वीं और 10वीं यानी कि इनका औसत क्या हो जाएगा, देखो 2x का आधा x और 3 का आधा 1.5, ये बताना है। x अगर 50 है तो इसमें से 1.5 माइनस कर दो, 48.5 इज द आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी in 16, 18 and 19 is approximately what percentage less than 70% of the total revenue in all 5 years। देखो पूरे 5 सालों में जो टोटल रिवेन्यू हुआ है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि टोटल जो रिवेन्यू है पूरे 5 सालों में, उसका कितना, उससे कितना परसेंट कम है जो टोटल एक्सपेंडिचर है कंपनी का, वो 16, 18 और 19 वाला मिलाकर। ठीक, देखो टोटल एक्सपेंडिचर पहले हम निकाल लेते हैं कि 16 में, 18 में और 19 में एक्सपेंडिचर कितना है। देखो 16 में एक्सपेंडिचर ये है, 18 में ये है और 19 में कितना है ये। इनको ऐड करना है, तो एक काम करते हैं, इसका 25 इसमें लगा देते हैं और इसका एक और 25 इसमें लगा देते हैं। तो ये 200 रह जाएगा, वो भी 200 बन जाएगा, 400 और ये 300 बन जाएगा, यानी कि 700। तो एक्सपेंडिचर वाली बात जो है ये 700 आ गई। अब रिवेन्यू की बात करते हैं। रिवेन्यू में किसका बोल रहा है कि टोटल रिवेन्यू का 70%, उससे ये कितना परसेंट कम है। तो टोटल रिवेन्यू देख लो भाई, इनको जोड़ लो, ये रिवेन्यू रहे, सबको ऐड कर लो। तो आप बोलोगे 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9 और 3 1200, तो यही आ गया। और एक 1300 और फिर 80, तो ये 1380 बन गया बेसिकली। तो 1380 का 70% ही हमें लिखना है। तो 1380 का 70% कितना आ जाएगा, इतना इंटू 7 जी आएगा। तो इससे ये कितना परसेंट कम है ये बताना है। पहले तो 7 से 7 काट देते हैं, तो देखो ये 38 कम हो गया कितने से, 138 से, और इंटू का 100, ये अब बताना रह गया बेसिकली हमारे लिए। ठीक है, हमने 7 से 7 को कैंसिल आउट कर दिया। बाकी आप आगे और भी काट सकते हैं, क्योंकि रेशियो में भी परसेंटेज निकालने पर वैल्यू सेम रहती है, चेंज होता नहीं है। तो इसको आप देख लो, अब ये कैंसिल आउट होगा क्या, और ये 2 से कट सकता है बेसिकली। अगर काटने चले तो 2 से कटेगा 19 बार में, और ये 2 से कटेगा अपनी बार, 2 छक 12 और 2 निम 18। ठीक है, और नहीं कटेगा ये। अब इतना आ गया अपने पास, आप बोलोगे कि ये आ गया 1900 और बटा 69। इसको कैलकुलेट करना है। देखो अगर ये 70 होता तो 1 जीरो से 1 जीरो तो कट ही जाता, और 7 से अगर हम डिवाइड करते तो ये 7 दूना 14 आता, और यहाँ पर कितना बचता अपने पास, 5 जीरो, यानी कि 7 7 49 आता, और पॉइंट समथिंग यहाँ पर आता। तो 27 के करीब करीब का आंसर होगा। 27 के सबसे नजदीक ये है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, बेसिकली ये भी बात ध्यान रखना कि नीचे वाली वैल्यू को मैं थोड़ा सा एक डिजिट से बढ़ाया हूं, तो आंसर थोड़ा सा हल्का कम आएगा। ठीक है, तो आंसर बेसिकली जो आएगा वो 27 पॉइंट समथिंग से थोड़ा कम आएगा, बहुत कम आएगा वो। ठीक है, आप ये मत सोचना कि ये आंसर हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 27 पॉइंट समथिंग, अगर 27.5 भी ले लें तो उससे ये बहुत ज्यादा कम है, उतना ज्यादा कम नहीं होगा। ये 1/70 का गैप दे रहा है, जो कि आधे से भी बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए आंसर पहला ही पॉसिबल है, बाकी आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए, बी and C is 3:5:6 working together, they can complete the same work in 15 days. A and C work together for 7 days, B alone can complete the remaining work in। अच्छा देखो यहाँ पर अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये दे रखा है, तो टोटल वर्क कितना हुआ बताओ आप। अगर ये मिलके 15 दिन में काम खत्म कर सकते हैं दोस्तों, तो टोटल वर्क हो गया 15 इंटू, ये किस एफिशिएंसी से काम करेंगे, मिल जाएंगे तो 3 और 5 8 और 6 14 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो 15 इंटू 15 इंटू 14 ये टोटल वर्क हुआ अपने पास। ठीक है, यानी कि 150 और 15 चौके 60, यानी कि 210 टोटल वर्क हो गया। इसमें से ए और सी ने 7 दिन तक काम कर दिया। ए और सी अगर 7 दिन तक काम करेंगे, तो देखो ए और सी मिलके कितना काम करेंगे, 3 और 6 9 यूनिट का काम एक दिन में काम करेंगे ये। तो 7 दिन में 9 से 63 यूनिट का काम तो इन्होंने निपटा दिया। अब जो काम बच गया, कितना काम बच गया, 147 यूनिट का काम बच गया। तो ये काम अब बी करेगा, और किस एफिशिएंसी से करेगा भाई, बी की एफिशिएंसी इसमें 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो, बस यही तो आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 चाहिए ना, नीचे 5 तो 2 ही में है, इसमें आ ही नहीं रहा है, तो ये आंसर होगा अपना। ठीक है, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 या 45 और 2 47, यानी कि लास्ट में 7 मिल रहा है, बस हो गया ये आंसर अपना। नहीं तो ब्रेक कर लो आप। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, लेकिन इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, द टाइम टेकन बाय अ बोट टू गो अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 2.5 आवर
ऑफ द टाइम सॉरी 2.5 ऑफ द टाइम टेकन बाई इट इन गोइंग द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। ठीक है, उतना गुना है बेसिकली, तो ऑफ द टाइम इतना टाइम्स होना चाहिए था बेसिकली, थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर हो गया और कुछ नहीं। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू इट्स स्पीड ऑफ गोइंग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम है ये, ठीक है, निश्चित दूरी का मतलब डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो हम डायरेक्ट आते हैं कि डिस्टेंस सेम की कंडीशन में आपको पता होगा कि स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये लिख लेता हूँ दोस्तों कि देखो, अगर मैं बात करूं अप स्ट्रीम की और डाउन स्ट्रीम की, तो आप बोलेंगे कि देखो अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में जो टाइम है वो 2.5 गुना है, तो 2.5 गुना ज्यादा किस में लगेगा, अप स्ट्रीम में ज्यादा लगेगा, उल्टी दिशा में जब चलेगा तो आप बोलेंगे कि सीधी दिशा में अगर जाने में मैं टाइम की अब बात कर रहा हूँ, अगर डाउन स्ट्रीम में टाइम 1 है तो सीधी दिशा में कितना होगा 2.5, यानी कि डाउन स्ट्रीम में 2 होगा तो इसका 2.5 गुना ये कितना हो जाएगा 5। अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगना चाहिए, इसको 5 लगना चाहिए, यही तो होगा। और अगर ये टाइम का रेशियो है दोस्तों तो स्पीड का रेशियो कितना होगा 2:5, यानी कि अप स्ट्रीम में अगर स्पीड इसका 2 है तो डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड कितना रहा होगा 5 रहा होगा, ये बेसिकली 5 लिखा है हमने। ठीक है, 5 रहा होगा। अब हमसे क्या पूछा है, देखो हमसे ये नहीं पूछा है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेशियो बताओ, हमसे बोल रहा है कि शांत जल में इसकी स्पीड, ठीक है, और धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल तो यहाँ पर 5 है, ठीक है, लेकिन शांत जल में कितनी होगी बताओ। अब शांत जल में अगर आपको निकालना है तो आप बोलोगे कि बोट का हम कैसे निकालते हैं वैल्यू, ये होता है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2, तो ये देखो 5 और 2 7/2 आ गया ना इसकी वैल्यू यहाँ के हिसाब से, तो आप निकाल दो बोट रेशियो डाउन स्ट्रीम यही बोल रहा है, तो बोट की वैल्यू 7/2 है और ये कितना है 5, तो ये आ गया अपना 7:10, यानी कि ये अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली, रुक जाना, हाँ ठीक है, अब दिख रहा होगा, ये रिपीट हुआ है। ठीक है, अच्छा कहाँ कब रिपीट हुआ, देखो ये रिपीट हुआ है 28 फेब का जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है उससे, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है बिल्कुल उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट जो 28 फरवरी का है आईसीएआर टेक्नीशियन वाले पेपर का, उसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के उसको देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने उसमें कर दिया है और अगर उसी टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में आया या इस शिफ्ट में आया हुआ है तो उसको मैं काफी फास्ट करूंगा, उसमें ज्यादा डिटेल्ड में मैं डिस्कस नहीं करूंगा उसको। ठीक है, तो आप जरूर से जाकर के पिछली वीडियो देख लें। जैसे यही क्वेश्चन है तो इसमें मैंने सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था कि आप कांस्टेंट ढूंढ लो। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ए वेरीज डायरेक्टली एज बी एंड इनवर्सली एज सी, ए बी से डायरेक्टली वेरी कर रहा है और इनवर्सली वेरी कर रहा है सी से, इसका मतलब क्या हुआ जरा देखना, डायरेक्टली वेरी बी से कर रहा है और इनवर्सली वेरी सी से कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ए प्रोपोर्शनल टू बी बाई सी, यानी कि यहां से अगर आप कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे तो आप बोले हुए कि ये ए सी बाई बी आ गया, ये प्रोपोर्शनल टू 1 बन रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, तो इसकी वैल्यू को सेम कर दो आप दोनों ही केस में। ठीक है, ये बिल्कुल नया है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार नहीं आया है पहले एसएससी में भी, मैंने अभी पिछले 1-2 सालों में तो नहीं देखा है, पहले शायद आया हो, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं कंटिन्यू सॉल्व कर रहा हूँ एसएससी के पेपर्स को अपने यूट्यूब चैनल पे, तो फिलहाल इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन ये जरूर इन फ्यूचर क्वेश्चन आ सकता है एसएससी के किसी और पेपर में। ठीक है, तो आप जरूर से इसको समझ लें अच्छे से, और समझने के लिए अगर इस टाइम पे आप समझ पाए तो अच्छा है, नहीं तो ये वाला आप जाकर के वीडियो 28 फेब का फर्स्ट शिफ्ट वाला जरूर से देख लें। अब देखो ए सी बाई बी को हमें सेम करना है, तो हम ये बोले हैं कि देखो भाई ए और सी, तो ए की वैल्यू 4/3 है और ये कितनी है सी की वैल्यू इतनी है, तो हम लिखेंगे कि ए की वैल्यू 4/3 इंटू सी की वैल्यू 9/14, और अपॉन नीचे हमें बी लिखना है तो बी की वैल्यू 3/7। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, यही दूसरे केस में आप लिखो a इंटू सी, यानी कि 4√3 इंटू सी की वैल्यू गिवन नहीं है अपॉन बी, दैट इज 30। बात समझ रहे हो, इस 3 से अगर मैं इस 3 को काट दूं और कुछ कटेगा, इस 4 से इस 4 को मैं काट दूं और इस 3 से इस 3×3=9 को काट दूं, तो बेसिकली हमारे पास बचेगा 3/14 और गुना में 7/1, और इधर कितना बचेगा हमारे पास √3 और सी, √3 से ये √3 टाइम्स कट जाएगा और ये 7×2=14 आ जाएगा। कुछ गलत कर दिया क्या हमने, इधर 3 बचना चाहिए था, या इस 3 से हमने इस 3 को काट दिया तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, 3×3=9, तो 3/14 बचा और 7/1 बचा और इधर √3 सी।
कुछ तो छूट गया इधर उधर लग रहा है, सही से चेक कर दो एक बार। छूट रहा है, देखिए यहाँ पर लास्ट में जो 0 है ये हमने नहीं कंसीडर किया, तो इसके बदले में 10 बचेगा, तो ये 2 से 2 5 जा 10 कटेगा, तो सी की वैल्यू 5√3 आ गया, क्योंकि 1√3 यहाँ पर बचा हुआ था, तो दिस वन इज द आंसर। अब ये सवाल भी देखिए, इस टाइप का सवाल ऑलरेडी एसएससी में कई बार आ चुका है, लेकिन उन्होंने इससे एक स्टेप और इसको बढ़ा दिया, ठीक है, 1 स्टेप इसको और इन्होंने इंक्रीज कर दिया। क्या किया देखो जरा, आप मैं पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि रीना एक वस्तु को 28% के लाभ पर बेचती है, यदि वह 30% कम में खरीदे और 20.10 रुपए कम में बेचे तो उसे 35% का लाभ होगा। तो यहाँ से बस पहले क्रैमूल पूछा जाता था, यानी कि कॉस्ट प्राइस, लेकिन इस बार इन्होंने ये पूछ लिया कि अगर वह इसे 62.70 रुपए में बेचे तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन और बाद में इन्होंने ऐड कर लिया। तो चलो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि सीपी कितना है। देखो अगर ये 28% प्रॉफिट पर बेचती है, यानी कि पहले ये 128% में बेच रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर वो 30% कम में खरीदे, 30% कम में खरीदने का मतलब 70% में खरीदे और 20.10 रुपए कम में बेचे, यानी कि सेलिंग प्राइस 20.1 कम हो, ठीक है, तो ऐसे में इसे गेन होगा 35% का, यानी कि यहाँ पे 135/100 आ जाएगा। 35% गेन होने का मतलब यही है, दिस इज 135/100, ठीक है। तो यहां से पहले सीपी निकाल लो कितना बनेगा। अब देखो अगर आप कैंसिल आउट करना चाहो तो आप इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक है, और इस 10 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास। इसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, बेसिकली 7 से कट रहा है, ठीक है, 7 से काट देते हैं इसको। देखो 7 एक बार में और 5 8 नहीं कट रहा है, कोई बार नहीं, नहीं कट रहा है तो हटाओ इसको, 7 से नहीं काटते हैं, इससे कट जाएगा ये 135। 15 से 9 बार में कट जाएगा, 8 1 9 2 11, नहीं ये भी नहीं कट रहा है। चलो नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, तो 5 से आप चाहो तो काट सकते हो, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 5 35 और 13 7 91 और 3 और बचा तो ये 94 हो जाएगा। इतने परसेंट की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, 1280%। इस 10 को मैं इधर ले जा रहा हूँ और -201, ठीक है। अब परसेंटेज वाले को एक साइड कर लो, तो आप बोलोगे कि देखो 945 को 1280 में से माइनस करें, तो पहले आप 80 में से 45 को माइनस कर दो, तो ये कितना बचेगा 35, और 12 में से 9 को माइनस करोगे तो 3। इतने परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 201, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, या कैंसिल आउट कर लो, पहले सीपी निकाल लो, फिर बाद में हम चेक कर लेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। क्या अगर ये कटता हुआ नहीं दिख रहा है तो आप क्या करो, इसको ब्रेक कर लो कि ये 5 से कट सकता है। 5 से कितनी बार में कटेगा, 67 बार में, और 67 से चेक कर लो, ये शायद 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स कट रहा है, ठीक है। तो 5% की वैल्यू अगर 3 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आप बोले कि दोस्तों 100% की वैल्यू हो जाएगी ये 60, या तो आप ऐसे निकाल लो या डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते थे, कोई ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम ये बोलते कि देखो भाई 3 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 5%, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, तो आप बोलेंगे 6270 की डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये कितना टाइम हो रहा है, देखो आप बोलेंगे कि 3 दूना 6 और 0.3 27, ये 29 गुना हो रहा है ना, तो इसको भी 29 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा 145 आता है बेसिकली। 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 5 45 और 5 गुना 10 और 4 14 इतना आ रहा है बेसिकली, और यहाँ पे पॉइंट भी आएगा। कुछ छूट रहा है क्या, ये 4.5 फिर इसके हिसाब से तो बन रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट बनेगा 100 से ऊपर जाना चाहिए था ना, फिर प्रॉफिट अगर बन रहा है तो 29। अच्छा यहाँ पर देखो 2 3 6, ठीक है, और फिर 0, ये बेसिकली 20.9 गुना हो रहा है, 20.9 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 20.9 टाइम्स होगा, तो 9 5 45 पूरा हो जाएगा और 20 25 100, ठीक है। तो ये इतना बन रहा है बेसिकली, तो ये कितना परसेंट ज्यादा हो गया, 4.5% ज्यादा है, तो इतना परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। या डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं कि अब कॉस्ट प्राइस 60 हो गया है और बेचेगा अगर 62.70 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मैं थोड़ा सा और आपको एक बार रिवाइज करके दिखा देता हूँ क्या मैंने किया। मैंने ये बोला कि देखो 5% की वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है, 3, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इतने में बेचने से कितना फायदा होगा, तो मैंने बोला कि अगर इस 3 को मुझे ये बनाना हो कि ये 62.7 हो, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 20.9 से। तो इधर भी मैंने 20.9 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये बन गया 104.5, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 4.5% ज्यादा है ना, तो ये अपना आंसर हुआ। अगला सवाल क्या है अपने पास, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB 12 है, AC कितना है 35 और एंगल A 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल A का जो समद्विभाजक है वो BC से D पर मिलता है,
और ई एसी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि डीई जो है वो परपेंडिकुलर टू एसी है, तो डीई की लेंथ हमें बतानी है। चलिए अब ये मैंने ऑलरेडी डायग्राम एक ड्रॉ करके रखा है। इसमें ये कह रहा है कि एंगल ए 90 डिग्री है, तो ये अपना एंगल ए बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, और अगर ये ए बन गया तो बाकी को हम बी और सी रख लेते हैं। लेट्स से दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है दोस्तों कि देखो ए बी 12 है अपना, दिस वन इज 12 और ए सी जो है वो 35 है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी है अपनी 35, यहाँ से यहाँ तक। अब कह रहा है कि द एंगल बाई सेक्टर ऑफ ए मीट्स बी सी एट डी, ठीक है। एंगल बाई सेक्टर ए का बी सी से कहाँ पर मिलता है, डी पर, और यहाँ पर एक पॉइंट ई है अपने पास और ये भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है क्योंकि डीई ए सी पर, ठीक है। अब हमसे डीई की वैल्यू पूछ रहा है कि डीई की वैल्यू बता दो कितनी है, ये वाली वैल्यू, अगर इसको मैं हाइट बोल दूं। अच्छा देखो, अगर डीई की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो हम सीधे तौर पे एक बात कह सकते हैं दोस्तों कि अगर मैं, ध्यान से बात समझना, इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लूं किसी भी तरह से, इस वाले ट्रायंगल की, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ट्रायंगल ए डी सी का एरिया अगर मैं किसी तरह से निकाल लूं तो मैं डीई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि उसमें 1/2 बेस इंटू हाइट हम यूज कर लेंगे फॉर्मूला, ठीक है। और बेस हमारा 35 हो जाएगा ऐसे केस में, और हाइट तो हमारा h हो ही जाएगा, तो h की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले एरिया इसका निकालना होगा, और उसके लिए आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता होना चाहिए। वो क्या होता है दोस्तों अपने पास, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि लेट से अगर ये त्रिभुज एबीसी में तीनों जो वर्टिसेज हैं वो एबीसी हैं, और यहाँ से ए का अगर एंगल बाइसेक्टर मान लो मैंने एडी ड्रॉ कर दिया, और ये साइड अगर ए है और ये साइड बी है, तो जो बीडी का डीसी से रेशियो बनता है ये ए रेशियो बी बनता है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है, ठीक है। जहां पर एडी क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि देखो अगर एडी एंगल का बाइसेक्टर है, तो अगर मैं डीसी का रेशियो लिखूं डीबी से तो कितना आना चाहिए, तो आप बोलोगे कि ये 35 है और ये कितना है 12 है, तो ये रेशियो बेसिकली 35:12 आएगा, ठीक है। यही आएगा 35:12। और आपको पता है कि जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होता है। तो अगर मैं देखो यहां पर बात करूं ट्राइंगल, बहुत ध्यान से बात समझना, मैं ट्राइंगल एबीसी का एरिया लिख रहा हूं, तो ये होगा 1/2, बेस हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 35, यानी कि ये कितना आ गया, ये आ गया 6 × 35। और इसको हमें ब्रेक करना होगा इस रेशियो में, ठीक है। किस रेशियो में, अगर मैं इस पूरे रेशियो को, ये जो ट्रायंगल एबीसी का रेशियो है, इसको मैं 35 और 12 के रेशियो में ब्रेक करूं, तो जो वैल्यू 35 के लिए आएगा ये एरिया बनेगा किसका दोस्तों, ए डी और सी का, ट्रायंगल एडीसी का एरिया बनेगा 35 वाली वैल्यू, ठीक है। तो अगर इस रेशियो में इसे ब्रेक करना है तो मैं एक ही बार डायरेक्ट ब्रेक करूंगा, मैं ट्रायंगल एडीसी का एरिया लिख रहा हूं, ये होगा 1/2 इंटू बेस 35, ध्यान से समझना, बेस 35, और इंटू हाइट क्या हो जाएगा अपने पास h, तो यहां पर हाइट के लिए मैंने लिख लिया कि h। दूसरी साइड ये एरिया मैं यहां से निकाल रहा हूं कि जो ट्रायंगल एबीसी का एरिया है उसको मैं इस 35 और 12 के रेशियो में बांटूंगा और 35 की वैल्यू लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा कि देखो भाई ये एरिया जो है अपने पास 6 × 35, ये कब आया है, ये टोटल वैल्यू के लिए आया है, तो ये वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू हम लिख लेते हैं। देखो ये 35 और 12 कितना हो जाएगा 47, और इसमें से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें केवल 35 वाला चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 35 से, यही होता है तरीका। तो 35 से ये 35 कट जाएगा और बाकी कुछ नहीं कटेगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो नीचे 47 आएगा ही आएगा, तो ये आंसर होगा। क्योंकि ये 47 अब कटने नहीं जा रहा है किसी भी चीज से, नहीं तो 6 दूना 12 36 और 12×25 60, तो 420/47 ये आ ही रहा है। लेकिन ये 47 जब कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा है और किसी ऑप्शन में 47 है ही नहीं, तो ऑप्शन सेकंड है। अब देखो ये सवाल भी रिपीट हुआ, ठीक है, ये सवाल भी रिपीटेड है 28 फरवरी के ही पेपर से, ठीक है। 28 फेब का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है उससे रिपीट हुआ गया है, ठीक है। देखो कह रहा है कि ए और बी एक ही समय में एक्स और वाई से, और वाई और एक्स की ओर चलना शुरू करते हैं, यानी कि अपोजिट चलते हैं, एक्स वाई की ओर चलता है और वाई से जो चलता है वो एक्स की तरफ चलता है। रास्ते में एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलने के बाद अपने अपने स्थान पर वो 3 घंटे 12 मिनट में और x घंटे में पहुंच जाते हैं। एक ही चाल b से 25% अधिक है, तो x का मान ज्ञात करें। कल ही मैंने बताया था कि ऐसे कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है दैट इज स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन या फर्स्ट पर्सन अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड वन इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द सेकंड वन एंड अपॉन टाइम टेकन बाय फर्स्ट वन, इसका स्क्वायर रूट ये होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये कह रहा है दोस्तों कि जो चाल है वो ए की चाल बी से 25% अधिक है। 25% अधिक होने का मतलब कि बी के लिए अगर चाल हम माने 4 तो ए के लिए 5 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। टाइम दूसरे के द्वारा कितना लग रहा है, दूसरे का टाइम जो है वो x है, तो x ऊपर आ जाएगा, और नीचे पहले वाले का टाइम 3 घंटे और 12 मिनट, 3 घंटे 12 मिनट को आप बोलोगे 192 मिनट।
अब अगर ये रूट हटा दूं तो ये कितना बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा और ये 4 का स्क्वायर 16 और ये आ जाएगा x बटा 192। इससे आप इसको काट दो तो ये कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो हमें घंटे में बताना है ना बेसिकली, तो ये आ गया 12 दूना 24 और 12 25 60, 12 दूना 24 240 और 12 25 60, यानी कि ये 300 मिनट आ रहा है। 300 मिनट को कितना बोलोगे आप, 5 घंटे बोलोगे, तो आंसर आएगा अपना 5 घंटे। दिस वन इज द आंसर। अगला सवाल है, इफ द 7 डिजिट नंबर दिस वन इज डिविजिबल बाई 72, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 3x माइनस 2y की वैल्यू हमें बतानी है और हमें ये कह रहा है कि ये जो नंबर है दैट इज 760x 93 एंड y, ये है डिविजिबल बाई 72। 72 का मतलब 8 इंटू 9 यानी कि 9 और 8 से डिविजिबल होगा। अगर 8 की बात करें तो देखो लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, तो 8 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 8 एक बार में और 13 फिर से 8 एक बार में, 5 5 पर हम 6 लगाएंगे तो ये 8 से कट जाएगा 56, तो y की वैल्यू 6 आ गई अपनी। बेसिकली इसको ये 8 से डिवाइड होना चाहिए तो उसके लिए y की वैल्यू 6 होगा। और ये पूरी वैल्यू अगर 9 से भी डिवाइड है तो x की वैल्यू क्या हो सकता है, देखो 9 से अगर डिवाइड है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें वेरीफाई कर लो, 9 का डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो ये 9 तो ऑलरेडी कट रहा है, ये 6 और 3 9 हो गया, तो बेसिकली यहां पर बच गया 7, ठीक है। तो y की जगह पर, अच्छा y की जगह पर अगर हम 6 मान लें तो ये 7 और 6 13 बन गया, ठीक है। ये 7 है और ये 6 कितना हो गया 13, तो 13 में और कितना जोड़ें कि ये 9 से कट जाए, 13 में 5 जोड़ना पड़ेगा तो 18 बन जाएगा और 18 9 से कट जाएगा तो x की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पे रख लो, ये 5 3 15 और माइनस 6 दूना 12, तो 3 बच रहा है, 3 अपने आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक गोले की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4840/7 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, मूल गोले का आयतन बताइए कितना होगा। देखो त्रिज्या में 5 की वृद्धि की जा रही है, यानी कि पुरानी त्रिज्या को मैं r कहूं तो नई त्रिज्या r प्लस 5 बनेगा, यही होगा। अच्छा देखो गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई का मतलब 22/7 और आर स्क्वायर तो दोनों का गैप आएगा, यानी कि ये दोनों का गैप आएगा ना, क्योंकि वृद्धि किया जा रहा है तो वो चेंज हो रहा है, एरिया में उतना चेंज हो जा रहा है तो हमें आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। बेसिकली ऐसा केस बनेगा 4 पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का। तो ये देखो कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। तो दोनों को एक बार ऐड कर लो, अगर ऐड करोगे आप तो ये बनेगा दोस्तों 2r और प्लस 5, और अगर माइनस कर दोगे तो ये केवल 5 ही बचेगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखा है 4840/7। ये 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो गया, और 4 से अगर इसको हम काट दें दोस्तों, 4 से ये कटेगा, देखो 12 चौके 48 और 10 चौके 40, ठीक है। और आप अब 22 से भी काट सकते हो इसको, या 11 से काट लो, पहले ये 11 से 2 बार में और ये 11 से कटेगा 11 बार में 110, और ये 2 बचे 10 से, ये 10 कट गया, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3, ठीक है। 11 में से 5 गया 6 और 2 की वैल्यू 3 आ गई। r की वैल्यू अगर 3 आ गई तो हमसे ये आयतन पूछ रहा है वॉल्यूम, दैट इज 4/3 एंड पाई यानी कि 22/7 r क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो ये 3 से तो कट जाएगा अपने पास, नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताना है, ठीक है। 9 3 27, तो ये आ जाएगा 9 चौके 36 दूना 72 का 2 और 36 दूना 72 और 7 79/7। तो ये देखो 11 सतह 77 यानी कि 1 1 से आंसर चालू होगा, और भी है तो 2 बच गया, तो ये 7 21 लगभग 113 आ रहा है, यानी कि ये आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये किसके जैसा है, बिल्कुल 28 फेब वाले जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, आप जाके देख लीजिए, डिक्टो ऐसा क्वेश्चन मैंने वहां पे कराया है, तो इसका आंसर आपको जरूर से कमेंट करके बताना है कि क्या है। अगला सवाल है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज दिस, तो वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बताना है, रेडियस 33 है, बस हाइट की वैल्यू हमें चाहिए कि हाइट क्या होगा एच, ठीक है। तो हाइट कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो यूज कर लो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, ठीक है। पाई आर की वैल्यू 33 इंटू एल, एल मीन्स स्लांट हाइट, ठीक है, जिसको आप तिर्यक ऊंचाई हिंदी में बोलते हो, तो ये कितना हो जाएगा अपना 2145, और पाई पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, 33 से इसको काट सकते हैं, पहले 11 से ही काट के चेक कर लेते हैं। 11 से अगर इसको काटने जाओगे दोस्त तो ये 11 एक बार में 10 आएगा और 4 तो 11 9 99, 11 5 55, 3 से और काट दो, 3 6 18 और 3 बचे 15, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 65।
एल की वैल्यू 65 है, आर की वैल्यू 33 है, तो एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। एल स्क्वायर यानी कि 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 6 है तो 7 से गुना कर लो, 7 7 42 25, और माइनस 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 25 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 5 3 8 ज्यादा है दोस्तों। तो ये 25 से अगर 8 ज्यादा है तो 25 को आपको 8 कम करना है, 25 में से 8 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 17, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, और उसमें 8 जोड़ दो तो ये 1089 आ जाएगा। ये आ गया अपने पास, इसको माइनस कर लो अब, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा अपने पास, और ये आ गया अपने पास कितना यहाँ पर 1, तो 11 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, और ये बचा कितना अपने पास 41 में से 10 जाएगा 31। ये किसका स्क्वायर रूट है, देखो पहली बात की ये 2500 से ऊपर है तो 50 का ऊपर आएगा, और 3600 से नीचे यानी कि 50 और 60 के बीच, 50 और 60 के बीच क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, पूरी तरह से 56, तभी लास्ट में 36 आएगा। तो h की वैल्यू अपने पास 56 आ गया। अब 1/3 पाई तो आंसर में ही गिवन है, तो पाई हटा दो, आर स्क्वायर यानी कि 33 इंटू 33 और इंटू एच दैट इज 56, 3 से कट जाएगा, 11 3 33। अब यूनिट डिजिट पे हम काम कर लेते हैं, देखो यूनिट डिजिट यहाँ 1 है, और इंटू 3 और इंटू 6, तो 6 3 18 यानी कि लास्ट में 8 आएगा, जिसके वो आंसर होगा, ये होगा आंसर, इसके लास्ट में 8 है। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि 18,000 रुपए की एक राशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, और दूसरी राशि जो पहली राशि की डबल है वो x+2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, और 3.5 साल बाद इनसे जो टोटल ब्याज मिलता है वो 25,900 है, तो दूसरे वाले का रेट कितना था। ठीक है, देखो सबसे पहली बात डायरेक्ट हम निकाल ही लेते हैं, इसमें जितना टाइम लगाएंगे सोचने के लिए उतना हम कैलकुलेट ही कर लेंगे। देखो दोनों केस में अगर आप पहले केस में लिखते हो तो प्रिंसिपल कितना है 18,500 रुपए, और इंटरेस्ट x% है, दूसरे में इंटरेस्ट अलग है, टाइम भी सेम है, तो टाइम को भी हम कॉमन ले लेते हैं। टाइम अपना है कितना 3 दूना 6 और 1 7/2 साल, इसको भी कॉमन ले लिए। ये हो गया p इंटू आर इंटू टी, तो p इंटू टी तो लिख दिया, r अंदर आएगा, पहले में x% है, परसेंटेज का अपॉन 100 भी बाहर ले लेते हैं, और प्लस दूसरे वाले में परसेंटेज कितना है x+2, लेकिन यहाँ पर एक और 2 लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दूसरा वाला जो राशि है वो डबल है, तो यहाँ पर मैंने इसको डबल कर दिया, बेसिकली रेट को ही। आप रेट डबल करो या प्रिंसिपल डबल करो या टाइम डबल करो, तीनों में से किसी को भी डबल करोगे तो आपका वैल्यू सेम ही रहना है, ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो हमने किसी एक को डबल कर दिया, रेट को हमने डबल कर दिया, और ये टोटल कितना दे रहा है आपको इंटरेस्ट, दिस इज 25900। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, अगर 7 से हम काटना चाहें इसको तो 7 तियां 21, और 7 से 7 बार में 49 कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बाकी और भी आप देख लो, इससे ये कट जाए, 37 से ये 5 बार में कट रहा है, मुझे लग रहा है कि इससे ये 5 बार में कट गया, और इस 5 से ये कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, तो आप बोलोगे कि देखो भाई ये 2x और एक 3x और प्लस 2 दूना 4 की वैल्यू 2 उधर जाएगा तो 20 दूना 40 हो गया, तो x की वैल्यू कितना आ गया 12 तियां 36, x की वैल्यू अगर 12 है तो x+2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, ये अपना आंसर होगा। हमसे दूसरा वाला पूछ रहा था ना, दूसरा वाला कितना था यहाँ पर, दूसरा वाला x+2 था, तो वो 14 हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, व्हेन दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, द रिमाइंडर इन ईच केस इज y, द वैल्यू ऑफ x-5। वही देखो बिल्कुल डिक्टो सवाल कल भी मैंने कराया था, जो 28 फरवरी वाला पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का ICAR वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। पहला क्वेश्चन ही शायद ऐसा ही था कल की वीडियो को अगर आपने देखा हो तो। देखो पहले हमें गैप लेना पड़ेगा, बेसिकली x वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे डिवाइड करने पर हर एक कंडीशन में जो रिमाइंडर आता है वो सेम आता है, तो x क्या हो सकता है, x जो होगा वो HCF होगा इनके गैप का। गैप ले लो आप, इनका गैप कितना होगा, तो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, फिर यहाँ पे आ गया 0, ठीक है, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ पर आ गया अपने पास कितना 5, तो 15 में से 7 जाएगा 8, ये 852 आ गया। इनका गैप देख लो कितना होगा, 1 में से 0 जाएगा, ये 1 आएगा, ये 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा, और यहाँ पे रह गया फिर 0, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, और 7, ये 1491 आ गया। कल ही जैसा आ रहा है, कल भी ये पहला नंबर यही था और दूसरा यही था, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा देख लो, इनका गैप क्या आएगा, इसका में से इसको माइनस कर लो, तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और ये बच गया अपने पास कितना 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4, फिर ये बच गया अपने पास देखो 0 है ना, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, और 7 में से 5 गया 2 आ गया। देखो ये कल के जैसा है, बिल्कुल डिक्टो नंबर है, तो इसका HCF भी फिर तो मुझे याद ही है, इसका HCF जो आएगा वही x की वैल्यू होगा, और वो 213 आया था, क्योंकि इसमें एक बार 3 कॉमन हुआ था और एक बार 71 कॉमन हुआ था। देखो 8 8 16 5 21 9 4 13 और 2 15 और 2 और 3 5 3 8 4 12, 3 तो इसमें कॉमन है ही, 71 भी कॉमन है कि नहीं चेक कर लेते हैं।
71 ये एक बार में कटेगा तो बचेगा अपने पास 9, 5, 14 और 8। 71 9, 5, 14 और 8 बच गया। सही तो माइनस किया ना हमने कि कुछ गलत माइनस कर दिया। 10 में से 8 गया तो 2 आएगा ना यहाँ पर। वाह, इतनी बड़ी मिस्टेक। देखो यहाँ पर 2 आएगा बेसिकली, दिस वन इज 2। यहाँ पे 2 है तो ये 71 से अब कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा। और ये 71 से तो कट ही रहा है, ठीक है। ये 71 बिल्कुल यही HCF आएगा, ये अपना HCF हो गया। ये x की वैल्यू होगी। y की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए रिमाइंडर निकालना होगा। तो 213 से हम डिवाइड कर लेते हैं, किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो। मैं दूसरे नंबर को डिवाइड कर देता हूँ, 6610। डिवाइड करोगे तो ये पहले बार तो 3 बार में कट जाएगा, 13 तियां 39 और 2 तियां 6। 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो फिर से 2 बचेगा, और ये कैंसिल आउट हो गया 0। तो ये एक बार में कट रहा है यहाँ पर 213, तो रिमाइंडर कितना आ गया 7। ये अपना y की वैल्यू हो गई। अब जो आपसे पूछ रहा है वो बता दो। आपसे पूछ रहा है कि x माइनस 5y, x की वैल्यू 213 है और 5y यानी कि 7 बचे 35, 13 में से 5 जाएगा, 8 लास्ट में 8 आएगा, तो ये आंसर होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट 8 होगा। देखिए ये कह रहा है यहाँ पर दोस्तों कि a एक काम को 45 दिन में कर सकता है, b c मिलकर उसे 30 दिन में कर सकते हैं, a और b ने मिलकर कार्य का 80% काम 20 दिनों में पूरा कर लिया। शेष काम का 70% भाग सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। देखो सबसे पहली बात कि ए करता है 45 डेज में, और बी और सी मिलके करते हैं 30 डेज में। तो जो एफिशिएंसी बनेगा वो कितना बनेगा, इन दोनों का एफिशिएंसी ले लो दोस्तों। ये 15 तियां 45 कट जाएगा, और ये 15 दूना 30 यानी कि 90 आएगा, ठीक है। ये 3 आ गया। तो टोटल वर्क कितना है, तो आप बोलेंगे 90 यूनिट का टोटल वर्क है, ठीक है। इसका 80% काम तो किसने निपटा दिया भाई, ए और बी ने निपटा दिया। देखो अगर 80% काम हो गया तो इसका 20% रह गया, 20% यानी कि 18 काम रह गया, और 18 का 70% भाग अब सी को अकेले करना है, ठीक है। 18% भाग अगर सी को अकेले करना है, 18 का 70% हिस्सा यानी कितना भाई 70/100, ये हिस्सा सी से अब हमें करवाना है काम, ठीक है। तो देखो अगर सी से करवाना है तो अब हमें सी की एफिशिएंसी भी निकालनी होगी। तो देखो सी की, और देखो यहाँ पर एक और चीज दे रखा है दोस्तों कि ए और बी जो है वो 80% वर्क 20 दिन में कर रहे हैं। देखो अगर 80% वर्क 20 दिन में कर रहे हैं यानी कि 4% वर्क एक दिन में करेंगे, तो 100% वर्क कितने दिन में करेंगे, 25 दिन में। तो अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए और बी को भी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो ए और बी 25 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, यानी कि इनकी एफिशिएंसी 4 रही होगी, ठीक है। ए और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, तभी तो 25 दिन में ये पूरा वर्क करेंगे, 100% का वर्क। नहीं 90 बनाना है ना, तो 90 बनाना है, फिर तो इसको हम 1 मिनट 4 नहीं लिख सकते ना। 25 की एफिशिएंसी से ये 90 यूनिट का वर्क करना चाहते हैं, तो ये 90/25 होगा बेसिकली, यानी कि 18/5। तो 18 दूना 36, 3.6 का एफिशिएंसी आ गया इनका, ठीक है। और हमें केवल सी का एफिशिएंसी चाहिए, तो देखो हम क्या, अगर ए बी वाले में से इसमें से मैं ए को माइनस कर दूं तो बी का एफिशिएंसी बचेगा। तो 3.6 में से 2 माइनस कर दूं तो 1.6 बी का एफिशिएंसी रह गया, और बीसी का एफिशिएंसी 3 है, इसमें से अगर बी वाला माइनस कर दूं तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 1.4। तो यहाँ 1.4 से डिवाइड कर दो, इस पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, और 14 25 70, 5 दूना 10 और 2 से 9 दूना 18, यानी कि 9 डेज लगेंगे बाकी काम पूरा होने में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि एक नोटबुक का जो मूल्य है वो एक पेन के मूल्य से 80% अधिक है। देखो नोटबुक और पेन 80% अधिक है, यानी कि ये 100 हुआ तो वो 180 हो जाएगा, और अगर हम 20 से काटते हैं तो ये 20 से 9 बार में कटेगा, और ये 20 से 5 बार में। पेन के मूल्य से बेसिकली हमने उल्टा लिख दिया, ठीक है। ये 9 होगा और पेन वाला कम होगा, ये 5 होगा, ठीक है। 5 और 9। अब क्या कह रहा है कि देखो 5 नोटबुक और 8 पेन का जो मूल्य है वो 13 पेन और 2 नोटबुक के मूल्य से 6 अधिक है। देखो 5 नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी, 9 पचे 45, और 8 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 8 पचे 40, ठीक है। और दूसरे केस में 13 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 13 पचे 65, साथ में 2 नोटबुक है तो 2 नोटबुक की वैल्यू 18 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितने का गैप है, देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये 6 रुपए अधिक है, यानी कि 6 का गैप होगा। यहां पर देख लो कितने का गैप है, तो आप बोलोगे कि ये 83 है और ये 85 है, तो 3 का गैप बेसिकली बन रहा है। 3 की वैल्यू अगर 6 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 2 रुपए के बराबर आ गई, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सॉरी 2 आएगा ना, 83 और 85 ये 2 आएगा बेसिकली, 1 मिनट, ठीक है।
यहाँ पर कितना आना है, 2 यूनिट आना है, ये टोटल आपके आप चेक कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपने पास 2, बेसिकली इसको अगर 20 दे दे तो ये 65 बन जाएगा। 2 की वैल्यू कितनी है, 6 रुपए। तो आप बोलोगे कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 रुपए आ गई। 1 की वैल्यू अगर 3 रुपए है तो हमसे क्या पूछा था कि 3 पेन और 4 नोटबुक की कीमत बता दो। 3 पेन यानी कि 3 पचे 15 और 4 नोटबुक यानी कि 9 चौके 36, तो 36 प्लस 15 यानी कि हमसे 51 की वैल्यू पूछी है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 51 यूनिट की वैल्यू 153 होगा। 153 मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 25% का प्रॉफिट मिल जाता है उसे। यदि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस 20% कम हो जाए और पहले के जितना ही वो परसेंटेज प्रॉफिट अब लेना चाहे तो उसे अंकित मूल्य पर यानी कि मार्क प्राइस पर कितना परसेंटेज का डिस्काउंट देना चाहिए, ये बोल रहा है। देखो सबसे पहले मैं बोलूं कि मार्क प्राइस कितना है, अगर मैं 100 बोल दूं इसको तो आप बोलें कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 30 नहीं, उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा था, 36 का डिस्काउंट बोल रहा है ना, यानी कि 64 में वो बेचेगा। अगर 100 रुपए लिखा हुआ है तो 64 में बेचेगा, 36% का डिस्काउंट दे दिया उसने। और क्रय मूल्य कितना होगा, देखो क्रय मूल्य कह रहा है कि 64 में बेचने से उसे 25% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 25% का प्रॉफिट हुआ है 64 में बेचने से। तो जो सीपी होगा वो होगा 64 इंटू 25% का मतलब 1/4, और प्रॉफिट है तो 5/4 हो रहा है ना, तो ये 4/5 बनेगा, उल्टा बनेगा बेसिकली, ठीक है, ये सीपी हो गया। अब कॉस्ट प्राइस इतना है। अब ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस अगर 20% कम हो जाए और पहले के जितना ही प्रॉफिट लेना हो तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कितने में बेचेगा। तो देखो जो सेलिंग प्राइस आ रहा है, आप पहले इस कॉस्ट प्राइस को 20% कम करोगे तो आप बोलोगे कि ये 64 इंटू 4/5 है। 20% कम करने का मतलब -1/5 करना, यानी कि ये 4/5 रह जाएगा। और अब कह रहा है कि पहले अब देखो ये क्रॉस कॉस्ट प्राइस हो गया है 20% कम होने के बाद। अब इस पर वापिस से 25% का ही फायदा चाहिए, यानी कि फिर से इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करो 25% फायदा के लिए। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि 20% कम होना और 25% ज्यादा होना ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, दोनों ही केस में कुछ नहीं बचता। तो हम इनको ऑलरेडी भी हटा सकते थे, या फिर आप यहाँ से काट दो इनको, ये तो कैंसिल आउट हो गए। ये कितना बच गया अपने पास, sp2 मल्टीप्लाई कर दो 8 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 चौके 32, 8 छक्के 48 और 3 51, यानी कि 51.2 परसेंटेज में बेचना पड़ेगा, या इतने में बेचना पड़ेगा, परसेंटेज छोड़ के भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो जिस पर 100 रुपए लिखा हुआ है इसको अगर आप 51.2 में बेचेगो तो आपने कितना डिस्काउंट दे दिया बताओ, 51, ये 48.2% का, सॉरी 48.8% का डिस्काउंट बन गया, यानी कि पहला वाला, सॉरी फोर्थ वाला अपना सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि अ फैन इज अवेलेबल फॉर रेट 1800 कैश और फॉर 800 कैश डाउन पेमेंट फॉलोड बाई 3 monthly installment of rate 350 rupees each. The rate of simple interest per annum charged under the installment plan is approximately, ठीक है। अच्छा देखो ये अप्रोक्सीमेटली आपसे रेट की वैल्यू पूछ रहा है कि रेट बताओ एक्चुअली में क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो भी पूछ रहा है आपसे। देखो ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, और आप कल की अगर देखेंगे तो कल वाले क्वेश्चन में यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में ये सीआई का इंस्टॉलमेंट पूछा गया था, ठीक है, और सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर एसआई का इंस्टॉलमेंट पूछा गया है, लेकिन इसमें रेट पूछ लिया आपसे। देखो अगर रेट पूछ रहा है तो क्वेश्चन क्या है कि 1800 रुपये आप नगद भुगतान कर सकते हैं, या 800 पहले भुगतान कर दें और 350 की 3 किस्त दे दें तो बात बन जाएगी। अच्छा देखो अगर 800 हम भुगतान कर देंगे तो और रिमेनिंग जो पेमेंट है वो कितना रह जाएगा रिमेनिंग पेमेंट करने के लिए, तो आप बोलें कि 1000 रुपये और देने थे, लेकिन दिया कितना, ये 350 का 3 किस्त दिया, तो ये 35 या 105, यानी कि ये 1050 रुपये और दिया, 1050 रुपये दे दिया, तो कितना एक्स्ट्रा पे किया, इंटरेस्ट कितना दिया भाई, ये 50 रुपए का इंटरेस्ट दिया। जो एक्स्ट्रा 50 रुपए दे रहा है वही इंटरेस्ट हुआ। देखो 800 रुपए अगर पे कर दिया तो और इसको 1000 रुपए पे करने थे, ठीक है, लेकिन 1000 रुपए ना पे करके ये 350 रुपए 3 बार दिया है, यानी कि 1050 रुपए दिया, तो 50 रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया। अब रेट निकाल दो बस। तो अगर आप रेट निकालते हो तो देखो आप बोलोगे कि देखो भाई पे तो 1000 रुपए करने थे, तो देखो अगर पहली बार वो पे करता तो 1000 रुपए, पहला बार जो इंटरेस्ट लगा होगा वो 1000 रुपए पर लगा होगा, अगली बार इंटरेस्ट लगेगा इसमें से जब 350 पे कर देगा तो 650 पे इंटरेस्ट लगेगा, और फिर से 350 पे कर देगा तो अगली बार 300 पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये अपना प्रिंसिपल बन गया, ये 3 बार चेंज होगा, पहले 1000 पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर 350 देने के बाद 650 पे, फिर से वो 350 रुपीज पे कर देगा तो 300 पे इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट कितना लगेगा इसका R%, R/100, और चूंकि ये मंथली इंस्टॉलमेंट है तो हमें 12 से डिवाइड भी करना होगा इसको,
ये इंटरेस्ट बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इंटरेस्ट 50 था, तो ये 50 के बराबर हो गया बस। अब इनको ऐड कर लो, अगर इनको जोड़ोगे तो ये 1600 और 300 1950 आ गया, और इंटू R/12 इंटू 100 और इक्वल टू आ गया अपने पास 50। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 5 से अगर इसको काटोगे तो ये 5 तियाँ 15 और 5 नीम 45, और ये 4 तियाँ 12 और ये 13 तियाँ 39, यानी रेट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 400 और बटा 13। तो ये देखो 13 से कटेगा 13 तियाँ 39, यानी कि 3 से शुरू होने वाला आंसर होगा अपना, ये आंसर होगा 3 से, यही शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 3 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपने पास, यहाँ पर बोला गया है, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ऐसे कंडीशन में पहले तो ये देखने में आपको लगेगा कि ये कैलकुलेटिव टाइप का है, ठीक है, वैसे कैलकुलेटिव है भी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। देखो ऐसी वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए कि इसको हम क्या करते हैं, पहले तो इस 4 को भूल जाओ, 4 से कोई परेशानी है तो इसको भूल जाओ, और ऐसे ही इसको सॉल्व करो कि देखो अगर ये स्क्वायर रूट होता, 4 का मतलब 2 बार स्क्वायर रूट निकालना, बात यही है ना, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट निकालना है 4 का मतलब। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसमें से 8 कॉमन ले लूं लेट से, ठीक है, अगर 8 कॉमन ले लूं तो अंदर कितना रह जाएगा, तो आप बोलेंगे ये रह जाएगा 3 माइनस का 2√2, यही होगा। अब देखो 8 का स्क्वायर रूट तो मैं लिख सकता हूँ कि ये 2√2 होगा, और इसका स्क्वायर रूट अगर आपको लिखना है 3 माइनस 2√2 का, तो आपने ये पढ़ा होगा कि इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि ऐड करके 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 2 ही आ जाए। तो इसको 2 इंटू 1 कह सकते हैं, 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली बना कितना, देखो ये 2√2 रह गया, और ये अब कितना बनेगा, अगर इस पार्ट में आप ब्रेक कर लिए तो इसका आंसर होगा √2 और माइनस का √1, अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस ही आता है, तो ये √2 माइनस 1 आएगा, ठीक है। ये पहले से पढ़ा होगा तभी बात समझ आएगा, ध्यान दे लीजिएगा। अब मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो ये वापस से 2√2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, माइनस का 2√2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक स्क्वायर हमने ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट के ऊपर 4 लगा है, यानी कि डबल स्क्वायर है। एक स्क्वायर तो हमने ब्रेक कर लिया, तो ये वापिस से एक स्क्वायर के अंदर ला दो इसको, कि ये हो गया 4 माइनस 2√2। देखो ये स्क्वायर हटाने के बाद भी वापस से मैंने स्क्वायर क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 4 था, इसका मतलब 2 बार स्क्वायर रूट लेना था, तो एक बार तो हमने ब्रेक करके बाहर कर लिया, फिर से एक बार लगा दिया। और इंटू का ये जो दूसरा वाला पोर्शन था, इसको भी अब साथ में लिख लेते हैं। दूसरा कौन वाला, देखो दूसरा ये वाला, इसको भी यहाँ पर लिख लो। इंटू का ये हो गया अपने पास 4 प्लस 2√2। अब देखो अगर मैं एक साथ स्क्वायर रूट ले लूं, तो आप देखेंगे कि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया अपने पास 8, और 8 का जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज 2√2, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए आखिरी क्वेश्चन है आज के लिए, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है, देखो ये इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन क्या है कि एक कंपनी है, उसमें जो निर्माण लागत है खिलौनों का, खिलौने का टाइप दिया है कि 5 तरह के खिलौने हैं ABCDE, और इनको बनाने का जो खर्च खर्च आता है, बनाने का खर्च वो पहले वाले इस पाई चार्ट में दिया गया है, ठीक है। और बनाने के लिए हर एक का अलग अलग खर्च दिया है कि एक टाइप का एक खिलौना बनाने के लिए 240 रुपये लगते हैं, बी टाइप का एक खिलौना बनाने के लिए 250 रुपये लगेंगे, और ऐसे ही आगे दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि सभी खिलौनों को, जितना खिलौना बनाया गया है, अगर सभी को बेच भी दिया जा रहा है, यानी कि जितने खिलौने बने हैं सारे बिक गए, तो पाई चार्ट का आपको अध्ययन करना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। पहले वाले पाई चार्ट में क्या दिया गया है आपको, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि कितने बनाए गए, ठीक है, कितने खिलौने बनाए गए। यहाँ पे दिया है कि टोटल 1500 खिलौने बने हैं, और उसमें अलग अलग ये परसेंटेज दिया है कि ए टाइप के 20% खिलौने बने हैं, बी टाइप के 15% खिलौने बने हैं, वैसे ही सबका अलग अलग दिया है, ठीक है। और ये दिया है टोटल रिवेन्यू, यानी कि सबको बेच करके कितना टोटल रिवेन्यू हुआ, यानी कि कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ, टोटल 4 लाख रुपए का रिवेन्यू जनरेट हुआ है सबको बेचने से। और अलग अलग टाइप के कितने कितने खिलौने बिके हैं ये यहाँ पर दिया है, अलग अलग टाइप के खिलौनों से कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ है। जैसे ए टाइप का खिलौना बेच करके केवल टोटल रिवेन्यू का 25% जनरेट हुआ है, वैसे ही बी टाइप का खिलौना बेच करके टोटल रिवेन्यू का 20% जनरेट हुआ है। ये हाल है, ठीक है। तो ये अपने पास क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन पूछा है वो हिंदी में ऊपर लिखा है और इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है, दिस वन इज इन इंग्लिश। द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाई सेलिंग ऑल टॉयज ऑफ टाइप ई इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ टॉयज ए एंड डी, ठीक है। नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताना है। हिंदी में यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि ई प्रकार के सभी खिलौनों को बेचने से जो लाभ मिलता है वो खिलौनों ए और डी की कुल निर्माण लागत
कि कितने प्रतिशत के बराबर है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम ये निकालेंगे दोस्तों कि ई से बेचने पर कितना लाभ मिलता है। लाभ के लिए भी यहाँ पर एक बात लिख रखा है कि जो लाभ है वो किसके बराबर है, लाभ है विक्रय मूल्य और माइनस का निर्माण लागत के बराबर। ठीक है, तो ई का, अब देखो ई के लिए अगर मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं कि ई के लिए प्रॉफिट कितना है, तो ई के लिए विक्रय मूल्य लिखो, ई को बेचने से कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ है, तो आप बोलेंगे 22% जनरेट हुआ है, 22%। किसका भाई, 4 लाख का। 4 लाख का 22% कितना हो जाएगा, 4 लाख का 1% हुआ 4,000, तो 22%, 22 चौके 88,000, तो ये 88,000 तो इसका क्या हो गया, केवल सेलिंग प्राइस। और माइनस का इसका निर्माण लागत, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसका कितना है, आप देखो ई में 16% है, ये जो कॉस्ट है ये 16% दे रखा है। 16% किसका भाई, देखो कॉस्ट नहीं है, टोटल कितने, ये नंबर ऑफ टॉयज है टाइप ऑफ ई, यानी कि ई टाइप के कितने टाइप, ई टाइप के कितने खिलौने बने हैं, ठीक है, निर्माण कितने किए गए हैं। तो 1500 का 16% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1500 का 1% 15 है, तो 16% 240 हो जाएगा। तो 240 खिलौने टोटल बने हैं और एक खिलौने की कीमत ई की कितनी है, 260 रुपए। ई टाइप के एक खिलौने की कीमत 260 है, तो इसको 260 से मल्टीप्लाई कर लो बेसिकली। ठीक है, ये होगा अपने पास। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 4 को कॉमन ले लेता तो ये इजिली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो हम ऐसे ही कर लेंगे। तो ये अपना कितना बन गया, आप जरा देख लो, ये 88,000 हो गया। और माइनस 24 को 26 से गुना करना है, तो अगर 24 का स्क्वायर निकाल लें तो वो 576 हो जाएगा। और उसमें 2 बार 24 और ऐड करना होगा, यानी कि 48। 576 में अगर 48 ऐड करना है, 576 इसमें 48 ऐड कर लेना है, तो ये 6 और 8 14, 7 4 11 और एक 12 और 5 और एक 6, तो ये अपने पास आ रहा है 624 बेसिकली, और 2 जीरो लग जाएगा, ये जीरो और ये जीरो। अब माइनस कर दो तो देखो भाई, ये अगर 1000 में से 400 माइनस कर दो तो 600 अपने पास बचेगा। और फिर 88 में से 62 माइनस कर दो, 88 नहीं 87 में से 62, तो ये 5 आएगा, और ये 25,600 बेसिकली आ गया। 25,600 जो है वो प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट ए और डी की टोटल निर्माण लागत की कितने परसेंट के बराबर है, तो ए प्लस डी का अगर निर्माण लागत निकालोगे तो आप बोलोगे कि ए में कितना बना हुआ है भाई, देखो ए में 20% निर्माण हुआ है, किसका, 1500 का। देखो 1500 तो कॉमन होगा, तो 1500 को बाहर कॉमन कर लेते हैं और परसेंटेज का 100 भी बाहर ले लेते हैं। तो ए में टोटल 20 बना है, ठीक है, और ए की कीमत कितनी है, ए के लिए हर एक खिलौने कीमत 240 है, तो इंटू का 240 हो गया, प्लस डी का कितना बना है भाई, 25%। डी जो है दिस इज 25%, तो ये बचेगा 25। और डी की कीमत क्या है, एक के लिए, डी के लिए एक खिलौने की कीमत है यहाँ पर 210 रुपए, तो यहाँ आपको 210 लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन इसमें है ही क्वेश्चन में बेसिकली। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन है नो डाउट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गया अपना, तो ये बन गया 15। अब अंदर की वैल्यू को लिख दे तो 24 दुना ये बचेगा 48 पर, डबल जीरो 4800 रुपये, और माइनस सॉरी प्लस ये कितना हो गया, 25 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो 25 से कम 25 का 5, और 25 दुना 50 और 2 52, इस पर एक जीरो, तो ये आ गया 15। और इंटू का अपने पास देखो 50 और 48 और 52, तो 100 हो गया। ठीक है, इसको गुणा कर लो अब, तो ये आ जाएगा जीरो, या गुणा मत करो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहो तो गुणा कर भी लो। ठीक है, ये 1500 आ जाएगा, और 15 पीछे 75 हम गुणा नहीं कर रहे हैं, ऐसे लिख लेते हैं, या कर लो। तो आप बोलोगे कि देखो जीरो और 15 पीछे 75 पूरा आ जाएगा, और ये 150 आ जाएगा, ये आएगा। तो अब जो निकालना है वो आप डायरेक्ट निकाल लो। आपको बताना है कि ये वाली वैल्यू जो ई वाली है वो इसका कितना परसेंट है। ठीक है, तो बेसिकली मैं लिख लेता हूँ कि ये है 2560 अपॉन, ये लिख दिया मैंने 150 और 75, दोनों से एक जीरो मैंने कैंसिल आउट कर लिया है, और इंटू का 100 परसेंटेज में लाना है। तो बस ये कैलकुलेट कर लो, देखो 25 से कटता नजर आ रहा है, पहले 25 से काटोगे, 25 छक 150 जीरो, और 25 यहाँ 75, और ये 25 चौके 600। अब देखो हमें, अब ये 603 तो नहीं कट रहा है, तो 603 जो है वो नियरेस्ट टू 600 है, तो चूंकि ऑप्शन अप्रोक्सीमेट में बताना है और ऑप्शन दूर दूर भी हैं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, देखो नियरेस्ट टू 600 मान लेते हैं, कि इसको ये 600 मान लेता हूं मैं। अगर ये 600 हुआ तो आप देखोगे कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 4 से कट गया, 15 चौके 60, और 15 से इसको अगर आप डिवाइड कर लोगे तो ये 16 होता तो 16 बार में कटता, लेकिन 15 है तो ये 16 से थोड़ा ऊपर आएगा, 16 से थोड़ा ऊपर का मतलब 17 आएगा। ठीक है,
ये अगर 16 होता तो ये 16 का स्क्वायर ही तो है। चलो 15 से डिवाइड ही कर लो, तो आप बोलोगे 15 एक बार में और बचा 10 और 6 106, तो 15 सत्ते 75, 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। तो 17 आंसर होगा, क्योंकि 17 पॉइंट समथिंग से थोड़ा कम ही आंसर आएगा, क्योंकि बेस वैल्यू को हमने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया है, सॉरी कम कर दिया है, तो आंसर थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो 17% आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि पूरे पेपर में आज के यही वाला जो क्वेश्चन था वो कैलकुलेटिव था और टाइम टेकिंग था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करके जाना। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।